हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और हाँ, मैं आपके फेवरेट पार्ट में यानी आपके स्वाध्याय वाले हिस्से में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ए सखी, ये जो मुकरियाँ हमने पढ़ी थी, आप जानते हैं बच्चों, इसके लेखक हैं अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, जिन्हें हम आम भाषा में प्यार से अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। इसी नाम से वो प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। ये जो मुकरियाँ यहाँ पे दिया गया है, इन मुकरियों का स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं बच्चों। ये मुकरियाँ और क्या हैं? ये प्रचलित पहेलियों का एक रूप है जिसका लक्ष्य होता है मनोरंजन, लेकिन साथ साथ आपकी बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में अमीर खुसरो जी जो है पहेलियों के उत्तर देते हैं। तो ये मुकरियाँ आपके सामने, सभी का उत्तर एक है देखा जाए तो, लेकिन चूंकि अपनी सहेली को चकमा देना चाहती है, इसीलिए वो तरह तरीके से उत्तर देती है। जो दूसरा उत्तर भी तो सही होता है, लेकिन असल में नायिका अपने साजन को याद करना चाहती है और उसी हिसाब से वो यहाँ पर प्रश्न देती है और वही उसका जवाब निकलता है। यहाँ पर मैं एक बार मुकरियों को पढ़ लूँगा बच्चों, ताकि आप ध्यान से सुन सकें। देखिए, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन न सखी तारा। मतलब जब सखी उसकी जवाब देती है कि क्या सखी वो साजन है, तो वो पलट के कहती नहीं नहीं, वो तो तारा है, मैं तो तारे के बारे में बात करी थी। लेकिन सवाल ऐसा था कि वो साजन पर भी फिट बैठता है। अगले में कहती है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। यहाँ पर भी वो उत्तर के रूप में ढोल को प्रकट कर देती है। इस मुकरियों के जो सरल अर्थ है, इसका अलग से मैंने वीडियो बच्चों बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप वहाँ देखिए ताकि आपको समझ में आए। यहाँ तो मैं स्वाध्याय के उत्तर देने के लिए बैठा हूँ। अगला है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन नहीं सखी तोता। इस तरह से तोता, लोटा, मक्खी या उत्तर मिल रहे हैं। अर्धनिशा वो आयो भौन, सुंदरता बढ़ने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा बड़ा सदावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। 8 पहर मेरो मनोरंजन। 8 पहर बच्चों, 8 पहर, एक पहर 3 घंटों का माना जाता है। तो 8 पहर 24 घंटे, 8 गुणे 3, यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आवर्स होते ना। तो एक पहर 3 घंटे का, तो कहते कि 8 पहर यानी 24 घंटे मेरा मनोरंजन। क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अंजन का मतलब होता है काजल, आंखों में लगाने वाला काजल। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, यानी हृदय, हृदय की पीर यानी पीड़ा, दर्द। क्यों सखी साजन ना सखी नीर, यानी हृदय की पीड़ा तो वो भी दूर कर देता है, लेकिन वो कहते कि नहीं, मैं तो पानी की, नीर की बात कर रही हूँ। बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सकी पाती। पाती यानी पत्र। देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा गया, उसके जवाब हम किस तरह से देते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। तारे का आने जाने का ढंग। तो पहले तो आप वो पंक्ति ढूंढिए जिसमें तारों की बात की गई हो। ये पहली पंक्ति है बच्चों, जहाँ पे उसका उत्तर होता है तारा, नायिका का उत्तर होता है तारा। तो तारे के आने जाने के ढंग के बारे में 2 प्रश्न पूछे गए कि रात के समय कैसे आता है और भोर होने पर यानी सवेरे होने पर। तो लिखा, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। तो रात समय जब वो आता है तो कैसे आता है? तो चमकते हुए तारे के रूप में आता है, तो चमकते हुए प्रकाश के रूप में आता है। रात समय वो आवे, तारे के आने जाने का ये ढंग है। और भोर में यानी सवेरे में क्या हो जाता है? वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो हैरानी प्रकट करती है नायिका कि कहते हैं रात को आता है, सुबह चला जाता है, हर रात आता है, सवेरे चला जाता है। और उसका उत्तर नायिका देती है तारे के रूप में। तो तारा चमकते हुए तारे के रूप में वो आता है और भोर के समय यानी सुबह के समय वो गायब हो जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, बड़े आसान है बच्चों इसका प्रश्न। ये जो हमारा जो एक कविता है ऐ सखी, पूरक पठन के रूप में बच्चों, पूरक पठन 4
अंकों के लिए परीक्षा में आते हैं, जिसमें 2 अंक ये आकलन या फिर आकृति वाले पूछे जाते हैं और 2 अंक जो है स्वमत के पूछे जाते हैं। स्वमत में भी चूंकि ये कविता है इसलिए मोस्टली अक्सर भावार्थी के रूप में पूछा जाएगा। अब ढोल का गुण, ढोल के क्या गुण है यहाँ पे? तो मीठे बोल, यहाँ बोलते हैं ना मीठे लागे उसके बोल, तो मीठे बोल उसके लगते हैं। अगले में है आधी रात का मेहमान, तो आधी रात को कौन मेहमान बनकर आता है? तो ये उसमें है कि अर्ध निशा वो आयो भवन, अर्ध निशा यानी आधी रात में वो भवन में आता है, तो वहां पर उसका जवाब होता है चंद यानी चांद। तो आधी रात में आने वाला मेहमान है चांद, चंद, चंद्रमा, जो भी आप लिखो। लोटा होता है ऐसा, वो पंक्ति आपको याद है बच्चों, जिसमें वो कहती हैं कि लोटिया जो जिसके बिना चाहे अपना तन का भारी मन का छोटा, सॉरी मन का भारी तन का छोटा, तो वो कैसा होता है? मन का भारी होता है और तन का छोटा होता है, तो ऐसा होता है लोटा। कविता में उत्तर दिया है, सिंपल सरल तरीके से आपसे उसे ढूंढना है और उसका उत्तर लिख देना है। अगला है फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द। देखिए बच्चों, जब कविता का सरल अर्थ मैंने समझाया था तो कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए थे, अगर आप उससे गो थ्रू गए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फिर के लिए कौन सा शब्द आया है। तो मक्खी के लिए बार बार कहती है कि वो बार बार काटता जगाता है, बेर बेर सोवत ही जगावे, तो बेर बेर यानी बार बार, तो फिर के लिए शब्द आया है बेर बेर यानी फिर बार बार, सोवत ही जब सोती हूँ तो जगा देता है, वो था मक्खी। काट खाने वाला कीड़ा, जाहिर सी बात है इस कविता में पूछा गया है, आपको जनरल उत्तर नहीं देना है, कविता से उत्तर देना है, और कविता में एक ही कीड़ा प्रकट किया गया है, वो है मक्खी, तो उसका उत्तर है मक्खी। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। आकृति पूर्ण कीजिए, जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता है, तो आंखों में क्या लगाया जाता है? अंजन, इससे सुंदरता बढ़ जाती है आंखों की, चेहरे की, तो वो अंजन है, ठीक है, इसका उत्तर आएगा अंजन। चूंकि कविता में अंजन शब्द दिया गया है इसलिए अंजन का आप प्रयोग करते हैं तो वो सही लगता है। वैसे आप काजल भी लिख सकते हैं। 3 घंटे के समय के लिए जिसका प्रयोग होता है, मैंने कहा ना बच्चों 1 पहर यानी 3 घंटा, तो कौन सा शब्द बोलते हैं हम? पहर, तो पहर, कहीं कहीं जगह पे प्रहर भी कहते हैं, 1 प्रहर, पहर भी सही है, प्रहर भी सही है, कविता में पहर दिया है इसलिए हमने यहाँ पे पहर लिखा है। तीसरा है जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता, धैर्य यानी पेशेंस, यानी उसके बिना तड़प होती बहुत, तो यहाँ पे नायिका तो प्रश्न पूछ रही है और उसकी सहेली बोलती है साजन जिसके बिना तड़प होते हो, लेकिन यहाँ पर नायिका जो है चतुर है अपनी कविता से, तो वो क्या करती है मुखरियों से उत्तर देती है नीर, नहीं मैं तो नीर यानी पानी की बात कर रही थी कि उसके बिना धैर्य। सही बात है, अगर आदमी प्यासा हो, पानी के लिए तड़प रहा हो तो उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, उसे तुरंत से तुरंत पानी चाहिए। फिर चौथा है इसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है, ठंडा, और उसका उत्तर होता है पाती यानी पत्र। बच्चों ऐसा है कि पहले के ज़माने में जब दूरसंचार के साधन नहीं थे, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल, व्हाट्सएप ये सब नहीं था, तो उस वक्त जो एकमात्र जरिया था संपर्क का वो चिट्ठियों का होता था। और चिट्ठी ऐसा नहीं था कि अभी भेजी और तुरंत 1 घंटे में किसी को मिल गई। चिट्ठी आज भेजते थे तो 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद सामने वाले को मिलती थी। जाहिर सी बात है वो चिट्ठी का इंतजार करता था, फिर हम उसकी चिट्ठी के उत्तर का इंतजार करते थे, तो वो 1-2 महीने बाद उसका चिट्ठी हमको मिलता था। तो जब वो चिट्ठी मिलती थी, चिट्ठी का उत्तर मिलता था, तो जो सुकून मिलता था, है ना, उस चिट्ठी को सीने से लगाने में जो सुकून मिलता था, साजन की चिट्ठी हो, पति की चिट्ठी हो, पत्नी की चिट्ठी हो, किसी की याद आ रही है उसकी चिट्ठी हो, तो वो जो शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है छाती लगाने से, वो है पत्र, जो यहाँ पे कवि ने कहा है, अमीर खुसरो जी ने। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। शब्द मतलब यहाँ पे शब्द दिए गए, हमको विशेषता बतानी है कविता के आधार पर। तोता, तो तोता के लिए वो शब्द प्रकट किया जाता है, तोता क्या करता है? राम राम बोलता है ना, राम भजन के बिना कभी ना सोता, तो वो उसका हम कि राम पढ़ाई किए बिना या राम भजन किए बिना वो कभी ना सोने वाला, तो ये उसकी विशेषता है। नीर माफ करना बच्चों, नीर के बारे में क्या कहा गया था? नीर के बारे में जो सबको राहत देती है, धैर्य पहुंचाती है, शांति देती है ना, तो वो है सबको जीवित रखने वाला नीर, ये उसकी विशेषता है, ये उसकी खासियत है ना। उसके बिना जीवन सब जग जा सके, जिसके बिना जीवन ना हो तो वो है नीर। अंजन, अंजन के लिए क्या आया है? अंजन जो है आंखों की सुंदरता बढ़ा देता है, तो सुंदरता को बढ़ाने वाला, सुंदरता में वृद्धि करने वाला अंजन। और ढोल, ढोल के बारे में क्या कहते हैं? उसके बिना कुछ नहीं होता, मतलब उसके बिना दूजा न कोई, उसके बिना शादी न होए, तो विवाह के समय आवश्यक समझा जाने वाला ढोल, तो ये है उसकी विशेषता, है ना बच्चों। फिर अगली काव्य पंक्तियों में भावार्थ लिखिए। भावार्थ मैंने कहा ना स्वमत पूछते हैं या भावार्थ, मोस्टली कविताओं में भावार्थ ही पूछते हैं। यहाँ पे लिखिए मुकरियाँ 1, 5 और 9 को समझाइए सरल अर्थ में, तो ठीक है। जो है पहला वाला कौन सी मुकरी थी? रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन
न सखी तारा। तो इसको आप कैसे सरल अर्थ में लिखेंगे बच्चों? सिंपल लिखना है। हमको पता है कि यहाँ पे एक सहेली दूसरी सहेली से, यानी नायिका जो है अपनी सहेली से बात करती है और पहेली पूछती है, तो हम उसी तरह से उत्तर लिखेंगे कि नायिका अपनी सहेली या सखी से कहती है कि रात समय वह मेरे आवे, जब जब रात होती है तो मेरे पास आता है, भोर भये वह उठ जावे, और जब सवेरा होता है तो वो उठकर चला जाता है। ये अचरज है सबसे न्यारा, मतलब ये बहुत ही अलग, निराला और आश्चर्य की बात है कि ऐसा होता है। तब सखी प्रति उत्तर में जवाब देती है कि क्या वो साजन है, यानी उसका पति है? तो नायिका जवाब देती हुई कहती है, ना सखी तारा, नहीं सखी वो तो तारा है, मैं तारे की बात कर रही हूँ। बस इतना सा अर्थ लिखो, मतलब इसी काव्य पंक्तियों को सरल शब्दों में बता दो अर्थ के साथ। पांचवा वाला मुकरी है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन न सखी तोता। तो इसका सरल अर्थ कैसे लिखेंगे? नायिका कहती है अपनी सहेली से कि उसका रंग बहुत ही रंगीन है, सुंदर है, रंग रंगीला है, है गुणवंत, वो बहुत ही गुणवान है, प्रतिभाशाली है, और चटकीलो, बहुत ही चटकदार रंग वाला है। अभी तो तोते की बात कर रही है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने नायक की सुंदरता की बात करे कि एकदम चटक रंग में रहता है, कपड़े एकदम बहुत अच्छे पहनता है, इस तरीके से। इसके बाद कहते हैं राम भजन बिन कभी ना सोता, कि राम कहे, राम का नाम लिए बिना वो कभी नहीं सोता है। तो उसकी सखी पूछती है, क्या सखी साजन, क्या वो साजन है, तुम्हारे पति हैं? तो फिर नायिका कहती है कि नहीं सखी, वो साजन नहीं, वह तो है तोता। बस ऐसे सरल अर्थ। अगला है, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब भूले, सीरा भई लगावन छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। नायिका अपनी सखी से कहती है, हर एक में ये लाइन आएगी, देखिए नायिका अपनी सखी से कहती है, क्योंकि दोनों की बात ही चल रही है, तो ऐसे ही हम सरल अर्थ लिखेंगे कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि बिन आए सब ही सुख भूले, जब वो नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, हर सुख भूल जाते हैं। आए ते अंग अंग सब फूल, लेकिन जब भी वो आता है तो अंग अंग जो है खुशी से झूम उठता है, शरीर पूरा खुशी से झूम उठता है। सीरा भई लगावन छाती, और उसे छाती से लगाने पर, सीरा मतलब ठंडक, लगावत छाती, छाती से लगाते ही, सीने से लगाते ही ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। तो उसकी सखी पूछती है, क्या तुम साजन की बात कर रही हो? तो कहते कि नहीं सखी, मैं तो पत्र की यानी पाती की बात कर रही हूँ। तो देखा बच्चों किस तरीके से वो यहाँ पे अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए अपनी बातें बताती हैं। साजन को याद कर रही है, लेकिन सखी को एहसास ना होने पाए, इसीलिए वो उत्तर कुछ और दे देती है। फिर स्वमत के लिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पुस्तकों का भंडार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना इस बारे में बात कर ली जाए। तो इसका उत्तर आप स्वमत के रूप में क्या लिखेंगे? स्वमत जब परीक्षा में पूछा जाता है तो वो भी 2 अंक के लिए होता है, अपने विचारों को प्रकट करना। तो पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार। आप जानते हैं बच्चों कि पुस्तकों में हर तरह की चीज़ें आती है, कविता आती है, कहानियाँ आते हैं, निबंध आते हैं, बहुत सारी पहेलियाँ, मुकरियाँ कविता के रूप में प्रस्तुत हैं। तो असल में पुस्तकें क्या है? ये मनुष्य की सबसे बड़ी गुरु हैं। पुस्तकों में हर तरह का मनोरंजन होता है, सब बातें उसमें, धार्मिक पुस्तकों में धार्मिक बातें होती हैं, तकनीकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, इतिहास से हमें अपने अतीत के, अपने पास्ट का, अपने भूतकाल का पता चल जाता है ना। तो पुस्तकें ज्ञान का भंडार मानी जाती हैं, इसीलिए ज़रूरत है इनको पढ़ने की। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो इनसे हमारे सामने ज्ञान की नई खिड़कियां, नए दरवाजे खुल जाते हैं, और जितने भी हमारे जीवन में, हमारे संसार में, हम इस युग में, इस पृथ्वी पर जिन लोगों ने जन्म लिया उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इससे हमको अतीत के बारे में पता चलता है, हम अपने वर्तमान को सुधार पाते हैं और भविष्य हमारा अच्छा बनता है। इसीलिए पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार के रूप में माना जाता है कि इसमें हमको सारी जानकारी मिलती है। भूतकाल के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं बच्चों, वो इसीलिए कि वो सब हमारे पुस्तकों में दर्ज था, जिसकी वजह से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। आज हम अमीर खुसरो को जान पाते हैं इसी कारण, क्योंकि हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं। जब उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि अमीर खुसरो किस तरह के व्यक्तित्व वाले थे और किस तरह की कविताएं वो लिखते थे और किस तरह से अपनी कविता से हम लोगों का मनोरंजन करते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये जो स्वाध्याय वीडियो है ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और चीज़ों को समझने के लिए उसको ठीक से पढ़ना, बार बार सुनना ज़रूरी है। इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी नोटबुक में उतारिए, और इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।